Okay students, welcome. In the previous video I have told you that motion of a charged particle in purely electric field. Now in this video we will study about the motion of the charged particle purely in magnetic field, and thereafter we will study the motion of a charged particle in a combined electric and magnetic field. So in this part we are going to study the motion of a charged particle in purely magnetic field. Now this is a space where we have the magnetic field. The direction of the magnetic field is perpendicular to this plane, and that is represented by this cross. Here there is a magnetic field which is normal to the plane. These cross, they are just denoting the magnetic field, and the direction of the magnetic field is normal to the plane, like this, inward, normal to this plane surface. Okay, now there is a charged particle Q over here at this point P. It is moving in this direction with velocity V. Magnetic field is perpendicular to the plane of this board. So direction of magnetic field and the direction of velocity is mutually perpendicular to each other. So let charge Q is moving with velocity V in a magnetic field region. In a magnetic field V. V is normal to plane of the paper. जो आपकी कॉपी का पेपर है उसके प्लेन के नॉर्मल. Therefore force on the charged particle due to magnetic field, ये हमने लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ी है और उसकी वैल्यू होती है Q इंटू V क्रॉस V. V और V के बीच में एंगल 90 डिग्री है. F फिजिकल टू Q V V, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम साइन थीटा लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट होती है तो यहाँ कॉस थीटा लिखते हैं. एज थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं. थीटा इज 90 डिग्री, साइन 91 होता है. देयरफॉर F इजिकल टू Q V V. इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं हम. If the forefinger points in the direction of magnetic field, this middle finger points in the direction of velocity, then the thumb gives the direction of force. Now you can see over here. This is the direction of magnetic field, perpendicular to board. This is the direction of this finger, middle finger is along the direction of velocity. Then this is the direction of force. तो फोर्स किस तरफ लग रही है? अंदर की तरफ को लग रही है. मैं एक जगह और देखता हूं ऐसे ही. यहां पर भी ये चार्ज पार्टिकल ले लिया Q, वो इस तरफ को मूव कर रहा है. यहां फोर्स किस तरफ को लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इस तरफ को. फोर्स किस तरफ को लगेगी? फोर्स अंदर की तरफ को, इस तरफ को फोर्स, इस तरफ को फोर्स. मैं एक और जगह ले लेता हूं. यहां पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ को, like this you can see, like this. वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स अंदर की तरफ को. तो फोर्स
अंदर की तरफ को। यदि हम जैसे इस चार्ज पार्टिकल को मैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर शेयर किया, मैं इनको मिलाऊं, तो वी विल फाइंड दैट जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इफ दिस फोर्स इज चेक्ड at three different points, then it is seen that at all points force is acting. At all points force is acting in the inward direction, and the shape of the path is circular, and shape of path is circular. Okay? अब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसको मूव करने के लिए कौन सी फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। इन ऑर्डर टू, ये हमने +1 में पढ़ा है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ को एक्ट करे अलोंग द रेडियस। तो हमारे पास, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है इसको किस फोर्स की जरूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। एज चार्ज Q मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है उसको? ये जो फोर्स अंदर की तरफ को लग रही है, देखो ये सब जगह इस चार्ज के ऊपर किस तरफ को फोर्स लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर को, यहां पर भी अंदर को, यहां पर भी अंदर को। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख लीजिए कितनी हमारे पास फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगी थी। देयरफॉर Q V V ये निकाला था हमने, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके बराबर होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? ये आपने +1 में फार्मूला पढ़ा है। क्या वैल्यू होती है उसकी? mv²/r। यहाँ m क्या चीज है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। v क्या है? इसकी वेलोसिटी। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फिर से सुन लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये है। Here m is the mass of the charged particle, v is the velocity of the charged particle, and r is the radius of this circular path. This force is available due to this force due to magnetic field. Hence, Q V V is equal to m v square upon r, और r is equal to, मैं इस r को यहां ले आता हूं, बाकी को इस तरफ ले जाऊंगा, m v square upon Q V V। एक v से कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू m v अपॉन Q V। ये हमारे पास फार्मूला आ गया इस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का। R इज इक्वल टू m v अपॉन Q। इससे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है। वो रिजल्ट क्या है कि जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो किस बात पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, देन द पाथ या सर्कुलर पाथ इज हैविंग लार्जर रेडियस। दैट मीन्स देन इट विल मूव इन ए लार्जर
circle. If the velocity is small, then it will move in a small path. So radius of this circular path is directly proportional to velocity of the charged particle. Okay. Now we will calculate what is the time taken by this charged particle to complete one rotation. एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? टाइम, ये तो हमें पता चल पड़ा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो वो चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब ये भी पता चल पड़ा आपको कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको कहां से मिलती है? वो जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है वो प्रोवाइड करती है जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और वहां से हमें पता लग गया कि जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो किस, उसका फार्मूला क्या आ गया? एम बी क्यू अपॉन क्यू इंटू वी। नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन? टाइम पीरियड, we can also calculate the time period. Now what is the time? Time, इसको एक पूरा चक्कर लगाने के लिए टाइम होता है हमारे पास, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया? एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? उसको क्या बोलते हैं हम? यहां से चला और एक पूरा चक्कर लगाया यहाँ पे, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को कहते हैं सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। ये सरकमफ्रेंस है, यहां से चला पूरा एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी चलना पड़ेगी उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, 2 पाई आर। डिस्टेंस हो गया अपॉन वेलोसिटी। अब हमने आर का फार्मूला तो निकाला है यहाँ पे, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम बी अपॉन क्यू वी। इस b से v कैंसिल हो गया, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू। ये टाइम पीरियड है। अब ये टाइम पीरियड जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि चार्ज पार्टिकल छोटे सर्कल में जितना टाइम लगाता है पूरा करने के लिए, उतना ही टाइम बड़े सर्कल में भी लगाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड is not depending upon velocity or not depending upon radius. It is independent of radius. Time period depends upon Q upon M. इसको specific charge बोलते हैं, Q upon M, charge upon mass, इस रेशो को specific charge बोलते हैं। टाइम पीरियड जो है वो इस चार्ज पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। चाहे बड़ा सर्कल हो चाहे छोटा सर्कल हो, सभी सर्कल के लिए ये चार्ज पार्टिकल इक्वल टाइम लगाता है। क्लियर हो गया? अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है कि हाउ मेनी रोटेशन इट कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1/t। दैट मीन्स इफ t इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, टी टाइम में एक रोटेशन होता है, तो एक सेकंड में कितने रोटेशन होंगे? 1/t रोटेशन। उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई m अपॉन QB। QB ऊपर जाएगा, QB अपॉन 2 पाई m। हेंस फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम, इसको न्यू लिखते हैं, ये बी की तरह ही होते हैं बट न्यू वर्ड लिखते हैं हम इसको, क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। ये जो कंसेप्ट है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं हम साइक्लोट्रॉन के अंदर। साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है हमें। साइक्लोट्रॉन न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि आपने सुना होगा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जैसे यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, वो जब स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। और वो ब्रेक करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि ऐसे चार्ज पार्टिकल से उनको बम्बार्ड करना पड़ता है बहुत, जिसकी स्पीड बहुत हाई हो। तो उस हाई स्पीड को अक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें?
उसको उस चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड देने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिससे चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और उसको बार बार एक ही सर्कल में घुमाते हैं हम और उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल होता है वहां पे जो उसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ये कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है या मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किस तरह का पाथ फॉलो करता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडी। इसके बाद हम फिर से हम नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अगले वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।